दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू सेक्शन ऑफ आवर ग्रामर सिलेबस विच इज रीडिंग स्किल्स, या जिन्हें हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हमारे इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक ऐसा सेक्शन जिसके मार्क्स आप 100% स्कोर कर सकते हो, वो होते हैं आपके रीडिंग सेक्शन या रीडिंग स्किल्स का पार्ट। क्लियर? जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्लियर? अब वो पैसेज क्या है भाई? ऑलरेडी आपको, सपोज आप ऐसा सोचो कि आपको लिटरेचर में जो भी लेसन्स होते हैं उसी के पूरा का पूरा चैप्टर आपको एग्जाम में दे दिया है और उसी से रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चंस किए, तो कितना इजी है, राइट? क्योंकि आपके सामने पूरा का पूरा लेसन है और आप उसी के क्वेश्चंस जो है उसमें से क्या करना है, सिर्फ छांटना है, राइट? और फिर आपको फाइंड आउट करके उनके आंसर्स लिखने हैं। सेम चीज आपको क्या करनी पड़ती है आपके रीडिंग सेक्शन में, दैट यू आर गिवन अ पर्टिकुलर अनसीन पैसेज। अनसीन क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि पहले कभी देखा नहीं है, राइट? यानी आपके चैप्टर्स से रिलेटेड नहीं होता, वो एक अलग ही कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं अनसीन पैसेज। क्लियर? और उस अनसीन पैसेज, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो अभी 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2020-21, उनके लिए आपको क्या दिया है भाई? 2 पैसेजेस दिए हैं इन द फर्स्ट सेक्शन, और दोनों पैसेजेस में आपको 12 क्वेश्चंस दिए हैं एंड यू नीड टू सॉल्व एनी 10 फ्रॉम देम। क्लियर? यानी टोटल 20 क्वेश्चंस जो है आपको आंसर करने हैं इन दोनों पैसेजेस के। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं आपके पैसेज से रिलेटेड, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज कि वो क्वेश्चन पढ़िए ढंग से और उस क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए कि भाई कौन से पैराग्राफ में उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी है एंड यू नीड टू आंसर इट। क्लियर? अब ये तो ईजी होने वाला है इस सेशन में, क्यों? क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो MCQ फॉर्म में आने वाले हैं। क्लियर? यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और वो बेस्ट चीज है। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शंस में क्या करना है, उस ऑप्शन को चूज करना है जो आपके पैराग्राफ में गिवन है, राइट? तो MCQ फॉर्म में आने वाला है सेशन में, दैट इज वेरी गुड। इसके पहले क्या होता था भाई? आपको क्वेश्चन दिया जाता था और आपको पूरा आंसर लिखना पड़ता था उस पैसेज में से देख के। थोड़ा बहुत आपको क्या बोलते हैं, क्रिएटिवली डिजाइन करना पड़ता था, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ता था और फिर आप उस आंसर को लिखते हो, एज इट इज कॉपी नहीं करते थे। क्लियर? बट अभी इस सेशन में क्या होने वाला है, आपको MCQs आने वाले हैं। तो भाई हम तो दोनों टाइप के पैसेजेस जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन आंसर्स वाले पैसेज जो है अच्छे से कर लें, यानी हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर हम पैसेज में से ढूंढ के अगर कर लें तो फिर MCQ तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट? दूसरी चीज जो आपके पैसेज में बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो होता है वोकैब से क्वेश्चन, यानी आपकी वोकैबुलरी जो है, आपको कितने मीनिंग्स पता हैं, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है कि गिव वन वर्ड रिलेटेड टू दिस लाइन फ्रॉम द पैसेज, यानी आपको एक लाइन दे दी है और बोला है इस लाइन के लिए जो वन वर्ड यूज होता है वो आपके पैसेज में जो भी गिवन है वो आप यहाँ लिख दो। क्लियर? या फिर आपको क्या दिया जाता है भाई, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है पैराग्राफ 1 का, इसके आप 2 सिनोनिम्स दे दीजिए, 2 एंटोनिम्स दे दीजिए, या एक सेम जो है उस वर्ड का मीनिंग वाला वर्ड दे दो या फिर एक मीनिंग दे दो। यानी वोकैबुलरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्लियर? अब अगर ये MCQ फॉर्म में आएंगे तो फिर भी थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शंस में से देख सकते हो ना कि कौन से ऑप्शंस जो है वो सेम मीनिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हो भाई जो सेम मीनिंग वाला है वो तो आंसर होगा नहीं। या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड जो है समझ आ जाए कि भाई ये MCQs में दिए हैं और वो ऑप्शन आप आपके पैराग्राफ में रखो उस जगह पे जहां पे भी जिस भी वर्ड के लिए पूछा है, तो भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या भाई ये पर्टिकुलर वर्ड इस लाइन में फिट बैठ रहा है। क्लियर? यानी कि आपको MCQ में फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, यानी एग्जामिनर्स आपको हिंट दे देते हैं इनडायरेक्टली क्योंकि ऑप्शंस होते हैं। बट अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो पहले का फॉर्मेट था उस तरीके के आते हैं आपको पैसेजेस, तो क्या होता है भाई आपको आंसर ढूंढना पड़ता है। सिमिलरली वोकैबुलरी के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो, नंबर 1, जब आप पैराग्राफ रीड करके उस पर्टिकुलर वर्ड को समझ पा रहे हो कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, या फिर आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आप जैसे ही वर्ड देखो आपको समझ आ रहा है भाई ये वर्ड है, इसका मीनिंग तो ये। क्लियर? तो बेसिकली रीडिंग स्किल्स के लिए करना क्या है भाई, रीडिंग स्किल्स के लिए ये जो है अपनी हैबिट बना लो कि अभी तक अगर नहीं करते हुए आए हो तो अब स्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट करो कि पर्टिकुलरली भाई हर दिन का एक टाइम फिक्स कर लो, रूटीन बना लो कि मुझे एक अनसीन पैसेज जो है सॉल्व करना ही करना है। क्लियर? अब उस अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की बात ये नहीं कि कितने क्वेश्चन आंसर्स तुम ढूंढ पा रहे हो या नहीं,
क्योंकि एक अनसीन पैसेज में कम से कम नहीं भी अगर आपको कोई वर्ड्स नए मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 3-4 नए वर्ड्स तो मिल ही जाएंगे, राइट। यानी आपके उस दिन के 4 वर्ड्स जो नए वर्ड्स हैं वो आपकी पॉकेट में आ गए। क्लियर। क्या करना है आपको, कोई भी एक पैसेज पकड़ो या न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें देखो, राइट, और उनको पढ़ो, रीड करो। रीड करने के बाद उसमें जो भी वर्ड लगता है कि भाई इसका मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, सबसे पहले तो उस वर्ड को उस पैराग्राफ उस लाइन से रिलेट करके सोचो कि यहाँ पे मुझे क्या मीनिंग इंडिकेट किया जा रहा है, और उस मीनिंग को खुद देखो कि मेरे हिसाब से ये मीनिंग है। फिर उस वर्ड का मीनिंग जो है डिक्शनरी में ढूंढ लो, गूगल कर लो, आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ है भाई, गूगल पे जाओ, वर्ड टाइप करो और उसका मीनिंग देखो कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और फिर देखो कि क्या सच में पैराग्राफ से रिलेट करके अगर मुझे मीनिंग समझ आ रहा है तो वो क्या करेक्ट था, नहीं भी था तो आपके पास एक नए वर्ड का मीनिंग आ गया, राइट। फिर अगर और ज़्यादा एडवांस लेवल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भाई उस पर्टिकुलर वर्ड के 2-2 सिनोनिम्स 2-2 एंटोनिम्स पढ़ लो, 2 विलोम शब्द 2 पर्यायवाची ले लो, राइट। तो क्या होगा, अब एक वर्ड पढ़ने गए थे, 2 आपके एंटोनिम्स 2 आपके सिनोनिम्स कितने हो गए, 5 वर्ड्स हो गए आपके पॉकेट में। क्लियर। तो इस तरीके से रीडिंग की जो है ना हैबिट बहुत स्टार्ट करो भाई, ज़्यादा ही ज़्यादा रीड करो, क्योंकि जितना रीड करोगे ना, जितनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करोगे उतनी ही तुम्हारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। क्लियर। तो क्या करना है भाई, रोज एक पैसेज उठाना है। अब आज के दिन तो अपन 3 से 4 पैसेजेस ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर। कल से क्या करो, कल से एक पर्टिकुलर पैसेज उठाओ, कोई भी बुक का चैप्टर ही उठा लो और उसमें हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, उसमें जो भी वर्ड तुम्हें नहीं आता है उस वर्ड का मीनिंग सोचो उस लाइन में क्या है, नहीं तो फिर डिक्शनरी या गूगल की हेल्प लो और उस वर्ड का मीनिंग लिखो। क्लियर। तो जितने ज़्यादा वर्ड्स, एक पर्टिकुलर नोटबुक बना लो, ऐसे नहीं हर जगह किसी भी पेपर में लिख लिया, वहीं पे लिख लिया, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग कर दी, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर नोटबुक बना लो, उस नोटबुक में जो है डेट डालो, वर्ड्स लिखो और उन वर्ड्स को डेली पढ़ने की कोशिश करो, राइट, कि भाई वो वर्ड्स का मीनिंग क्या था, मैंने किस तरीके से इस पैराग्राफ में देखा था। जैसी मीनिंग क्लियर हो तो कोशिश करो सेंटेंस लिखने की। कितना टाइम जाएगा, पूरे दिन का 1 घंटा, राइट। 1 घंटा तो तुम ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, फ्यूचर के लिए भी अच्छी हो जाएगी वोकैबुलरी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है। अब हम एग्जैक्टली रीडिंग स्किल्स या कॉम्प्रीहेंशन से क्या मीन करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। So in today's session we will basically cover what the introduction of the topic reading comprehension। किसका भाई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय कॉम्प्रीहेंशन, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय रीडिंग स्किल्स, और पैसेजेस जो हैं वो आपको कितने टाइप के आते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और किस तरीके से या वो जो ट्रिक्स वो जो टिप्स हैं जिससे आप इस कॉम्प्रीहेंशन इस रीडिंग सेक्शन को सॉल्व कर सकते हो, वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं भाई बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, which is what do we mean by the word comprehension। comprehension का मतलब क्या होता है, the word comprehension means the ability to understand something। for example, आपको मैं अगर बोलती हूँ कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज गिवन है, राइट, सबको पता है ये बात। अब वो पैसेज दिया क्या होता है भाई, क्योंकि एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है कि आप में कितनी एबिलिटी है कि आप एक पर्टिकुलर पैसेज को कितना समझ सकते हो, कितना अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर। तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ को रीड करके कितना अंडरस्टैंड कर पाते हो, वही होता है क्या, आपका कॉम्प्रीहेंशन। और इसीलिए आपके एग्जाम्स में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, पोएम पे अनसीन पोएम, ये सब नहीं दी जाती, आपको ये कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट भी दिया जाता है। क्यों? नंबर 1 एक तो स्कोरिंग होता है, नंबर 2 आपकी वोकैबुलरी टेस्ट हो जाती है, नंबर 3 आपका जो अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है वो भी इससे टेस्ट हो जाता है। क्लियर। कॉम्प्रीहेंशन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म। ज़्यादातर भाई लैटिन जो है हमारी लैंग्वेज, उसी से आते हैं ज़्यादातर वर्ड्स आपके इंग्लिश के। तो कॉम्प्रीहेंशन भी लैटिन टर्म से आया है, विच इज़ कॉम्प्रीहेंशनम, विच मीन्स वॉट, अ सीजिंग। इसका मतलब क्या होता है, सीज क्या होता है, जैसे बंद कर देते हो, राइट। तो सीजिंग होता है किसका मतलब, कॉम्प्रीहेंशन का। क्यों? व्हेन यू हैव कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ सब्जेक्ट, you have seized information and incorporated it into your own knowledge। क्या समझे इससे, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई डेली ना कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, इसका मतलब क्या कि डेली एक पैसेज आपको प्रैक्टिस करना है। अब उस पैसेज को प्रैक्टिस करके देखोगे क्या कि उसमें कितनी इंफॉर्मेशन आपको समझ आई,
और वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सीज कर लोगे, आपके नॉलेज में सीज कर लोगे, बंद कर दोगे हमेशा के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन का बेसिकली मतलब होता है कितना किस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आप उस इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए सीज कर लेते हो आपके नॉलेज में। क्लियर? Any kind of mental grasping of an idea or a subject is a kind of comprehension. वो कोई भी तरीका हो जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी आइडिया को अपनी मेंटल ग्रास्पिंग यानी कि जो आपका नॉलेज है, आपका जो ब्रेन वर्क करता है, उसमें आप कितना ज़्यादा ले पा रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, वही होता है भाई हमारा कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर? क्योंकि भाई पढ़ रहे हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई कॉम्प्रीहेंशन है क्या। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या है? बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो किसी भी चीज़ को। क्लियर? डन? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रीडिंग स्किल्स? रीडिंग की जो कला होती है वो क्या होती है भाई? रीडिंग स्किल्स आर एबिलिटीज दैट बिलोंग टू अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रीड, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड डिकोड रिटन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। रीड किसको करोगे? कोई जो टेक्स्ट दिया होगा, कोई रिटन लैंग्वेज होगी, वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, अब उसे रीड करोगे, राइट? तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप किसी चीज को पढ़ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूरी जो 3 to 4 लाइन्स हैं इन्हें रीड किया, ठीक है। सेकेंडली अंडरस्टैंड, मैं इसे समझी कि अच्छा मैं बोल रही हूँ रीडिंग स्किल्स आर एबिलिटीज, ठीक है, रीडिंग स्किल्स एबिलिटी होती हैं, कला होती हैं दैट बिलोंग टू अ पर्सन्स कैपेसिटी, जो पर्सन की कैपेसिटी को बिलोंग करती है, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो, यानी कि पहले रीड किया फिर समझते गए, अंडरस्टैंड। देन इंटरप्रेट, ये पता लगाना कि भाई इसका मतलब क्या है, उसे कहते हो इंटरप्रेट। एंड डीकोड, डीकोड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 2x लिखती हूँ तो इसका मतलब 2 होता है, आई वो लिखती हूँ तो इसका मतलब 4 होता है, ठीक है। अब मैं लिख दूँ यहाँ पर, और यहाँ है y लिखती हूँ तो 6 होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ आपको आई प्लस y, इसको भैया क्या करो, इसका मतलब बताओ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको एक कोड दिया है और उस कोड को आपको डी कोड करना है, यानी सॉल्व करना है, इसका फाइनल आंसर बताना है। समझ आ गया भाई? आई का मतलब होता है 4 और वाई का मतलब होता है 6, यानी इसका मतलब है 10। तो हमारा कोड क्या हो गया? 10। क्लियर? तो किसी भी टेक्स्ट को जब पढ़ते हो तो सबसे पहले रीड करोगे, फिर उसे अंडरस्टैंड करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे कि भाई हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। देन फाइनली यू विल डिकोड, यानी ये पैसेज जो है वो हमें क्या बताने के लिए लिखा गया है। हर एक टेक्स्ट के पीछे कोई एक मीनिंग तो होता है, जिसने लिखा होता है उसकी क्या फीलिंग थी उस वक्त, उसने क्या सोच के लिखा है, वो चीज़ होती है आपकी डिकोडिंग। क्लियर? तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीडिंग स्किल्स। क्लियर? हैविंग स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल्स, क्यों होनी चाहिए भाई अच्छी रीडिंग स्किल्स? can help anyone to interpret and find meaning in everything read, and when one continuously improve these skills, ability to communicate effectively through writing is also improved। यानी रीडिंग स्किल्स पे अगर काम किया तो क्या होगा, जैसे ही आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं उस पर आप काम करने लगोगे, आपको समझ आएगा कि भाई हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हमारी, और उस अंडरस्टैंडिंग को आप जब किसी चीज़ को लिख रहे होगे, आपकी राइटिंग स्किल्स में आप जो है इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। यानी रीडिंग स्किल्स अगर आपकी बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई लेटर पढ़ा, ठीक है, कहीं पे आपने कोई लेटर पढ़ा है, उस लेटर को आपने जैसे ही पढ़ा तो आपको समझ आया, आपने इंटरप्रेट किया, अच्छा ठीक है, जो ये राइटर था उसने कितने अच्छे से हर एक लैंग्वेज लिखी है। बिगिनिंग उसने कैसे किया, हाल चाल पूछा, भाई हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल। फिर फाइनली बीच में क्या आया, जो मेन पार्ट है उसका क्या मुद्दा था, लास्ट में उसने फिर से विश किया, उसने रिक्वेस्ट की, एंड फाइनली एक सैल्यूटेशन, राइट। तो आपने जब ये रीड किया तभी तो आपको समझ आया, आप इंटरप्रेट कर पाए कि भाई लेटर लिखते कैसे, राइट। यानी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। डन? रीडिंग स्किल्स कैन ऑल्सो एनक्लोज सेवरल की एस्पेक्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू डेवलप ओवरऑल स्किल्स लाइक कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग स्किल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी ओवरऑल जितनी भी स्किल्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज में उसको डेवलप करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रीहेंशन यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड डिकोड। देन फ्लुएंसी, आपकी फ्लुएंसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन करते हो किसी के साथ, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिलर्स यूज़ करते हो, फिलर्स मतलब क्या, जब हम बोलते हैं ना
ऐसे ऐसे करके जब रुक जाते हो लैंग्वेज में, उसे बोलते हैं फिलर्स। और एक जगह आप जो हो अपनी जो बात है उसको बिल्कुल रुक के पेशेंटली अच्छे से बता पाते हो इन इंग्लिश, यानी आप ज़्यादा फ्लुएंट कब हुए, सेकंड केस में। जब फिलर्स यूज़ करते हो यानी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है या फिर आपकी लैंग्वेज जो है उस पर कमांड कम है, राइट। तो फ्लुएंसी भी जो है बहुत अच्छी होती है जब आप रीड करते हो, क्योंकि जितना रीड करोगे टंग क्लियर होगी, वर्ड्स आएंगे आपके पास, आपको पता चलेगा कि भाई सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, राइट। तो फ्लुएंसी डेवलप होती है। नेक्स्ट वोकैबुलरी, अभी डिस्कस किया था भाई, इतने सारे वर्ड्स आते हैं पैसेज में जो आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका मतलब क्या, कभी सुना ही नहीं है, राइट। तो क्या करोगे, उस वर्ड का मीनिंग ढूंढोगे, उसके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे। हिंदी अगर लैंग्वेज बहुत प्रायोरिटी आपकी, तो आप हिंदी में भी उसका मीनिंग देखोगे, तो क्या होगा यार, रजिस्टर हो जाएगा, बार बार उसे यूज करोगे डेली लाइफ में, तो वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज, यानी आपको समझ आएगा कि भाई मुझे किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। सेम लेटर जो है आप भी लिखते हो, सेम लेटर आपके साथ जिसने टॉप किया आपके क्लास में वो भी लिखता है, राइट। उसके लेटर में भी वही चीज मेंशन होती है जो आपके सब्जेक्ट में दी हुई है। क्वेश्चन में गिवन होता है भाई एडिटर को लेटर लिखो, उसको बोलो जंक फूड के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई बहुत ज़्यादा जंक फूड लोग खा रहे हैं, यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है जंक फूड की तरफ और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। वही चीज़ आप भी लिखोगे, राइट। यानी दोनों का जो मेन मोटिव है वो तो सेम था, बट द वे द टॉपर राइट्स हिज आंसर, जिस तरीके से वो लेटर को प्रेजेंट करता है, शॉर्ट स्वीट एग्जैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स यूज करता है, एक अच्छी सी लैंग्वेज यूज करता है। बट आप क्या करते हो, आप बहुत ज्यादा खींचते हो और एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आते हो, तो किसका आंसर ज्यादा बेटर हुआ, टॉपर का, इसीलिए वो टॉपर कहलाता है भाई, राइट। यानी कि आपका जो वे है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसको 1 मिनट दिया सोचने में कि मुझे बिगिन कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बीच में मुझे क्या क्या पॉइंट्स है जो हाईलाइट करने हैं, वही चीज़ अगर आप समझ गए, वो स्ट्रैटेजी आपने अपना ली, तो क्या होगा, फाइनली आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर। तो रीडिंग स्किल्स क्या करते हैं भाई, ये सारी जो आपकी खूबियां हैं आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड, वो क्या होती हैं, पॉलिश होती हैं। अगर आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपके आंसर्स जो हैं वो बहुत उभर के आएंगे, शाइन करेंगे। क्लियर। दैट हेल्प रीडर्स इंटरप्रेट एंड फाइंड मीनिंग इन टेक्स्ट। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया बात है, अगर आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो और उस पैराग्राफ में मैं बहुत कुछ लिख दूं, ठीक है, पर आपको समझ कुछ ना आए, और उसी जगह पे कोई दूसरा इंसान है, उसने सेम पैराग्राफ को बहुत ही प्यार ढंग से लिखा है, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, तो आप जो हो उस पैराग्राफ को पढ़ के ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे, राइट। यानी कि जो भी आप लिखते हो, अगर सामने वाला उसे अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता है, पता लगा पाता है कि इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स आप एक बहुत अच्छे राइटर हो, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर। यानी रीडिंग स्किल्स क्या करती हैं, आपको ये बताती हैं कि भाई कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा तरीका है जो मुझे सबसे ज़्यादा क्लियर होता है जब मैं उसे पढ़ता हूँ। सेम वे में जब मैं लिखूंगा आंसर्स, तो मुझे भी उसी तरीके से लोग इंटरप्रेट करेंगे, राइट। इसीलिए जितना रीड करोगे उतना समझ आएगा कि मुझे कैसे लिखना है। क्लियर। डन। तो ये है भाई बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल्स। और क्यों देखा हमने भाई, इस पे क्वेश्चन आंसर तो आने नहीं वाला, व्हाट डू वी मीन बाय रीडिंग स्किल्स, क्योंकि आप जब अपने एग्जाम्स में आंसर्स लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए ना एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा है, वो कौन सा आंसर है जिसमें वो फुल मार्क्स देगा। अब पैसेज में तो बहुत इजी होता है, आपके जो भी पैसेज में गिवन होता है आपको वही का वही कॉपी पेस्ट करना होता है, तो उसमें तो मार्क्स आ ही जाते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होती है वो कैब में, कभी कभी वो कैब के क्वेश्चंस नहीं बनते। सिमिलरली बट आपका यहाँ पे यूज क्या आने वाला है ये पढ़ के, कि जब आप अपने राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन लिखोगे, अपने लिटरेचर के क्वेश्चंस लिखोगे, लेटर वगैरह लिखोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई सामने वाला क्या करने वाला है, एग्जामिनर तो रीड ही करेगा ना, राइट। तो वो आपके जब आंसर्स रीड करेगा तो वो ये सारी स्किल्स ढूंढ रहा होगा कि वो कितने समझ पाए, कितना इंटरप्रेट कर पाए, कितना आप उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाए हो। क्लियर। इसीलिए आप रीडिंग स्किल्स जितनी ज़्यादा इंप्रूव करोगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश जो है बहुत अच्छा होता जाएगा। क्लियर। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं भाई, हमारे पैसेजेस। कॉम्प्रिहेंशन में क्या आने वाला है, 2 पैसेज आने वाले हैं, राइट। 2 टाइप के पैसेजेस आने वाले हैं, मतलब एक सेम वे में चॉइस नहीं आएगी आपको 2 टाइप के पैसेजेस आएंगे। पहले क्या होता था, एक अनसीन पैसेज, एक अनसीन पोएम आ जाती थी, राइट। बट अब क्या होता है, 2 ही टाइप के पैसेजेस आते हैं। पहला पैसेज है फैक्चुअल, दूसरा है डिस्कर्सिव। अब समझना पड़ेगा भाई फैक्चुअल क्या है, खुद ही बोल रहा है, जिसमें फैक्ट्स होंगे तभी नाम रखा है फैक्चुअल। और डिस्कर्सिव क्या है, अगर आपको डिस्कर्सिव का मीनिंग पता चले तो आपको डिस्कर्सिव पैसेज भी समझ जाएगा। चलो इंडिविजुअली देखते हैं कि भाई व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय फैक्चुअल पैसेज। एक एग्जांपल देख लेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं पैसेज किस तरीके का दिखता है फैक्चुअल, और फिर डिस्कर्सिव पैसेज से क्या समझते हो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डिस्कर्सिव पैसेज जो है वो किस तरीके का दिखता है। फिर फाइनली आएंगे भाई टिप्स और ट्रिक्स पे, कि क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं जो आपको यूज करनी है आपके पैसेजेस में पूरे मार्क्स
स्कोर करने के लिए। क्लियर? चलिए देखते हैं भाई फैक्चुअल पैसेज से क्या समझते हैं। फैक्चुअल मीन्स द पैसेज इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। एक कोई भी पैसेज जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं उनका कलेक्शन गिवन हो उसे कहते हो आप फैक्चुअल पैसेज। क्लियर? पुट टुगेदर इन अ सीक्वेंशियल मैनर, यानी कि एक कोई फैक्ट दिया उससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट फिर तीसरा फैक्ट, यानी एक सीक्वेंस में बहुत सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू अ टॉपिक गिवन होता है, उसे आप कहते हो फैक्चुअल पैसेज। क्लियर? A factual passage involves a step-by-step description of the subject in the best possible manner। यानी आप अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जंक फूड की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जंक फूड पे पूरा आपको एक सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया होगा कि भाई जंक फूड है क्या, कब खाना स्टार्ट किया, लोग कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, सोल्यूशन क्या है। यानी एक स्टेप बाय स्टेप में क्या होगा, एक बहुत ही प्यारे तरीके से आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये टॉपिक है और इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। क्लियर? इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन टॉपिक, यानी कि एक दो लाइन नहीं दी होती, आपको एक पूरा डिटेल में जब डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसे कहते हो आप एक पैसेज है, और क्योंकि इसमें फैक्ट्स हैं तो वो हो गया फैक्चुअल पैसेज। क्लियर? अ फैक्चुअल पैसेज कंटेन्स 350 to 400 वर्ड्स। कॉमनली 350 to 400 वर्ड्स का होता है पैसेज, इससे ज़्यादा भी होता है। क्लियर? डिपेंड करता है आपका एग्जामिनर आपका कितना टाइम लेना चाहता है। तो कुछ 350 to 400 भी हो जाते हैं, कुछ 300 to 350 के बीच में ही होते हैं। तो पैसेज जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई, कितनी भी लिमिट का है, लिखना तो है ना उसको। तो 350 से 400 समझ लो, इतना बड़ा पैसेज आपको गिवन होता है। क्लियर? इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन विच सम इंफॉर्मेशन इज एडेड अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। यानी कि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि जंक फूड क्या है, फिर आपको फैक्ट्स दे दिए कि भाई यहाँ पे या इस ईयर से इतना परसेंटेज बढ़ गया है जंक फूड का कंजम्पशन, कभी इतना कम हो गया है, यहाँ पर ये इतनी बीमारियां फैल रही हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, फैक्ट्स हो जाते हैं। यानी एक डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर उसी से रिलेटेड कुछ आपको क्या बोल सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। क्लियर? अ फैक्चुअल पैसेज इज इंस्ट्रक्टिव, आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ भाई इस टॉपिक के बारे में ये बातचीत हो रही है। डिस्क्रिप्टिव, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, डिटेल में आपको पूरा समझाया जाता है। एंड रिपोर्टिंग, और पूरा जो है आपको रिपोर्टेड होता है, हाँ भाई ये है, हर चीज़ आपके सामने रख दी जाती है। क्लियर? रिपोर्ट क्या करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको बताना है कि भाई न्यूज़पेपर के रिपोर्टर होते हैं जैसे एंकर वगैरह, तो क्या रिपोर्ट करते हैं, पूरा का पूरा मामला रिपोर्ट करते हैं ना, ऐसा ऐसा हुआ, ये हो रहा है, अभी ये होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके अनसीन पैसेज में, जो कि कौन सा हो, फैक्चुअल पैसेज। क्लियर? तो फैक्चुअल पैसेज का मीनिंग क्लियर है। चलिए देखते हैं भाई, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है? जस्ट बाय द यूज ऑफ कलर्स यू कैन बैलेंस योर डाइट। बैलेंस डाइट जो होती है ना, बैलेंस डाइट, उसकी बात हो रही है। कलर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्रेयॉन्स खाने नहीं बैठेंगे। कलर्स मतलब यहाँ पर नहीं समझ आया अभी, चलो आगे देख लो। ऑल यू नीड टू डू इज टू पे अ लिटिल अटेंशन टू द फूड यू ईट। ठीक है भाई, जो भी खाना खा रहे हो उस पर ध्यान देना है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट स्ट्रांगली रेकमेंड एडिंग कलर्स टू योर डाइट। न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं आपकी डाइट वगैरह डिसाइड करने वाले, वो आपको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि अपने डाइट में कलर्स ऐड करो। यानी क्या, क्रेयॉन पीस का डाल दो, नहीं, देखो आगे कलर्स का क्या मतलब है। स्वीट्स एंड कैंडी बार्स आर जनरली कलरफुल। जितनी भी स्वीट्स आपकी होती हैं, चॉकलेट्स वगैरह, आपकी कैंडी बार्स जो होते हैं, ठीक है, जो कैंडीज खाते हो बार शेप में आती हैं, वो सब क्या होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। बट रिमेंबर दे डू नॉट कंटेन नेचुरल कलर्स एंड हेंस आर नॉट हेल्दी। बट वो कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें कलर ऐड किया जाता है, जिसे आप आर्टिफिशियल कलर कहते हो। फ्लेवर जो हम डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स डालते हैं, एडेड कलर्स लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वो नेचुरल नहीं होते, खुद से वैसा कलर नहीं होता उनका, उनमें कुछ क्या बोल सकते हो, नकली चीज डाली जाती है, राइट, एडेड कलर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते। द की सोल्यूशन इज अ वेराइटी ऑफ नेचुरली कलर्ड फूड्स, जो नेचुरली कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रिंजल देखो, बैंगन देखो, कितना ब्यूटीफुल सा वॉयलेट कलर होता है, राइट, तो वो क्या है, वो नेचुरल कलर, उसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, तो वो क्या हुआ, हेल्दी। उसी जगह एक चॉकलेट ले आते हो, उसका वॉयलेट कलर है, तो वो नेचुरली नहीं था, उसमें वॉयलेट कलर ऐड किया गया, तो वो क्या हो गया, वो अनहेल्दी। क्लियर? द डीपर द कलर द ग्रेटर द बेनिफिट्स। जितना ज्यादा नेचुरल कलर डार्क होता है आपकी चीजों में, खाने की चीजों में, उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, खाने की बातचीत हो रही है, आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, आर्टिफिशियल कलर वाली चीजें मत खाओ, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनको खाओ, राइट। चलिए देखते हैं आगे का पैसेज। Getting more colors in your diet doesn't mean you have to drastically change your current eating habits. जितना ज्यादा आपके डाइट में कलर्स लाना है, उसका ये मतलब नहीं कि एकदम से खाने की सारी आदतें बदल दो। Have a glass of 100% जूस in the morning. 100% जूस क्या होता है, यानी कि आपको डाइल्यूट नहीं करना, पानी नहीं मिलाना। समझ रहे हो, हर जो लाइन दी है ना उसको इंटरप्रेट करो, डिकोड करो कि क्या बोलना चाह रहा है जो भी राइटर है।
क्या बोल रहे हैं 100% जूस, यानी ना तो पानी ऐड करो ना शुगर ऐड करो, जो फ्रूट है उसका जूस जो नेचुरल है वो निकाल के पियो। कीप अ मिक्स ऑफ ड्राइड फ्रूट्स ऑन हैंड फॉर अ क्विक स्नैक, जब भी भूख लगे ड्राई फ्रूट्स खाओ, ना कि चॉकलेट्स वगैरह। ग्रैब एन एप्पल और बनाना ऑन योर वे आउट, जब कहीं निकल रहे हो तो चलते चलते या ड्राइव करते करते क्या खा लो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते करते एक एप्पल या बनाना रख लो, उसे खाओ। इंक्लूड एटलीस्ट 2 वेजिटेबल्स इन योर डिनर, अपने रात का जो खाना खाते हो, डिनर खाते हो, उसमें कम से कम 2 सब्जियां रखो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्टार्टिंग योर डिनर विद अ सैलड, हमेशा सैलड खाना चाहिए, 1 बोल ऑफ सैलड, उसके बाद अपना खाना खाओ। ईट फ्रूट फॉर डेजर्ट, अगर इतना ही मीठा खाने का शौक है कि भाई हमको तो डेजर्ट खाना है, तो आइसक्रीम हलवा ये सब मत खाओ, इसकी जगह क्या खाओ, एक फ्रूट खा लो, राइट। ऑलवेज ऐड ग्रीन्स टू सैंडविचेस, कभी भी सैंडविच खाते हो तो उसमें क्या ऐड करो, ग्रीन्स, यानी कि आपके कैबेज हो गए, स्पिनाच लीव्स हो गई, राइट, कोरिएंडर लीव्स हो गई, यानी जो भी ग्रीन आप ऐड कर सकते हो वो ग्रीन ऐड करो। मोस्ट रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स, अब जो भी आपके ज्यादातर रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब पता ही नहीं हो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, राइट, तो इस अभी क्या करोगे, अभी जैसे ही देखा ये एंटीऑक्सीडेंट तो इसका मीनिंग सर्च करना चाहिए, भाई एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, राइट। फिर विच ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज एंड कैंसर, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि यूवी रेज और कैंसर से हमारी बचाने में मदद करते हैं। क्लियर, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है भाई, एंटी मतलब जो अगेंस्ट हो ऑक्सीडेंट्स के, अब वो क्या होता है वो आप कोशिश करो ढूंढने की, ठीक है। एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं उससे आपको बचाती है, एंड डिसीजेस रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सिस्टम है उससे रिलेटेड भी आपको डिसीजेस जो है ना हो, इससे आपको बचाते हैं ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स। क्लियर, ग्रीन वेजिटेबल्स along with being appealing possess excellent antioxidant properties, जो भी आपके ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, वो दिखने में कितनी अट्रैक्टिव होती है, फ्रेश बिल्कुल, राइट, उतना ही उनमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। दैट प्रोटेक्ट द आईज बाय कीपिंग द रेटिना इन गुड कंडीशन, जो कि आपकी आंखों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि आपकी जो आंख का रेटिना है उसको क्या हो, वो एक अच्छी कंडीशन में रहे, सूखे नहीं, पानी ना सूखे, आईज जो है बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो। क्लियर, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स, और जिस ट्यूमर की मदद से आपको कैंसर होता है वो भी नहीं होगा अगर आप ये जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, वो खाओगे। यानी इतना तो समझ आ गया है कि भाई ये पूरा पैराग्राफ जो है वो क्या बोल रहा है कि भाई ये अच्छे अच्छे जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, रेड वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, यानी जो नेचुरल कलर्स हैं चीज़ों के वो खाइए, राइट। अब यहाँ सब कुछ समझ आया, वर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है, देखो कुछ भी जो भी बोल रहे हैं ना कि कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि आपके जो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आप खाओ, इसका मतलब ये है क्या, ये है तो कुछ पॉजिटिव, राइट, इतना तो क्लियर है। इसका मीनिंग नहीं भी पता तो भी समझ आ जाएगा, हाँ भाई ये कुछ पॉजिटिव है। दूसरी बात, अगर पता हो कि भाई वर्ड एंटी का मतलब होता है उल्टा, अगेंस्ट, तो फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छा कुछ तो होता है जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, तभी ऑक्सीडेंट बोल रहे हो, और उसको रोकने में मदद कौन करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये क्या हो जाएगा भाई कि नहीं भी पता हो तो भी क्लियर हो जाएगा मीनिंग, राइट। बट एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में जब आपका खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स आते हैं। अब ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस पढ़ने नहीं बैठेंगे, नहीं तो इंग्लिश चेंज करके वहाँ साइंस लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कुछ एक प्रोसेस होता है भाई, उसमें फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है, खाने का कुछ ऑक्सीडेंट्स की वजह से बोलते हैं कि कुछ खाना ब्रेक डाउन वगैरह जो है वो सही तरीके से नहीं होता, तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स अगर यूज करते हो तो बहुत जो है प्रॉपर प्रोसेस होता है आपके ब्रेक डाउन ऑफ फूड का। क्लियर, तो ये जो है थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है वो मैंने बता दिया, बाकी आपको क्या करना है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जितना ढूंढ सकते हो ढूंढो, बट यहाँ यूज क्या नहीं है भाई, क्योंकि देखो पता तो चल रहा है कि कुछ पॉजिटिव है, दूसरी बात कुछ एंटी लिखा है यानी अगेंस्ट दिस ऑक्सीडाइजिंग समथिंग प्रोसेस, एंड वी नीड टू यूज दिस रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ताकि हमें जितना एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सके, और उस वजह से हमारा जो खाना है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो और हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल पाए। क्लियर, तो इतना समझ आ गया भाई पैसेज में किसकी बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। द ऑरेंज एंड येलो ग्रुप, अब देखो एक स्पेसिफिकली कलर्स बताए जा रहे हैं कि रेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्यों खाओ, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स क्यों खाओ, सिमिलरली क्या दिया है, ऑरेंज और येलो जो होते हैं आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो क्यों खाना चाहिए, बिकॉज इट इज रिच इन बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन में जो है ये बहुत ज्यादा भरपूर होते हैं, अच्छी मात्रा होती है इसमें, एंड एंटीऑक्सीडेंट दैट इंप्रूव्स सेल कम्युनिकेशन। बीटा कैरोटीन भी क्या है, ये भी एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो अगेन क्या होगा, कुछ पॉजिटिव, कुछ मदद कर रहा होगा, ठीक है। दैट इंप्रूव्स सेल कम्युनिकेशन एंड देयरबाय हेल्प्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ
कैंसर। यानी जो आपके सेल्स होते हैं अगर उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाता है। मल्टीपल डिविजन्स होने की वजह से ही क्या होता है, सारे सेल्स जो हैं एक ट्यूमर बना लेते हैं और उसी की वजह से कैंसर होता है, राइट। तो अगर प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन हो, जिसमें जो है डिवीजन जो है प्रॉपरली पता हो कि हाँ भाई कितनी बार डिवीजन होना है सेल का, तो क्या होगा, कैंसर नहीं होगा। और इसमें कौन मदद करता है, इसमें मदद करते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि कौन है, ऑरेंज और येलो ग्रुप का बीटा कैरोटीन। क्लियर। While the blue and purple group adds an element of richness to your plate, यानी अब जो ब्लू या पर्पल जो होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट, जैसे आपका ब्रिंजल हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, दे एड व्हाट, रिचनेस टू योर प्लेट्स। अब ये रिचनेस से क्या समझ रहे हो, इन्फ्लुएंसेस द पीनियल ग्लैंड, द थर्ड आई एंड द नर्वस सिस्टम। इससे क्या होता है, रिचनेस यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो आपकी कौन मदद करते हैं, आपके ब्लू और पर्पल ग्रुप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। क्लियर। पीनियल ग्लैंड, यहाँ पे कहीं पे थर्ड आई होती है जिसे हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, उसे भी अच्छे से प्रॉपर्ली मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, हमारे एंटी ऑक्सीडेंट्स। कौन से ग्रुप के, ब्लू और पर्पल ग्रुप के। The white group contains sulfur compounds that protect the DNA and flavonoids and antioxidant that protects cell membranes। अब आपकी सेल जो होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हो, राइट। उस सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं कौन से, जो आपके व्हाइट ग्रुप के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होंगे। क्लियर। जिसमें क्या होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके डीएनए को, और फ्लेवोनॉइड्स। क्लियर। यानी कि क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर फ्रूट वेजिटेबल का जो कलर है उसके ऊपर आपको सब कुछ डेटा दिया है, फैक्ट्स दिए हैं कि किसमें क्या होता है, किसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है प्रॉपर्ली फंक्शन करती है। क्लियर। Therefore, the more colorful your diet is, the better equipped your immune system would be to cope with diseases। यानी कि प्रॉपरली अगर हम बोले तो इसमें बातचीत किसकी हो रही थी, नेचुरल कलर्स की, कलरफुल आपका जो खाना है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसकी, कि भाई जितना ज़्यादा आप कलरफुल रखोगे डाइट को, इसका मतलब ये नहीं पेंट करना है डाइट को, इसका मतलब ये नहीं आर्टिफिशियल कलर्स डालने हैं, इसका मतलब है जो आपके नेचुरल जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं, राइट, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, ग्रीन पीस हैं आपके, वो पर्पल कलर का आपका ब्रिंजल है, राइट, वैसे रेड एप्पल है, रेड टोमेटोज है, तो ये क्या है, ये सारे नेचुरल कलर्स हैं। जितना ज़्यादा ये सब खाओगे अपने डाइट में उतना ज़्यादा बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करेगी। क्लियर। यानी कि क्या है ये पैसेज है अबाउट व्हाट हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, यानी जितना कलर्स ऐड करोगे उतना ज़्यादा डाइट जो है प्रॉपर रहेगा। यानी एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स दे दिए कि भाई कौन से ग्रुप में क्या क्या होता है, राइट, और आपको क्या दिया, एक पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्यों भाई हमने ये पैसेज लिखा है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हो, एक फैक्चुअल पैसेज। क्लियर। तो पहले टाइप का पैसेज क्लियर है, जिस भी पैसेज में आपको पूरे फैक्ट्स दिए हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वही होता है क्या, आपका फैक्चुअल पैसेज। क्लियर। सेकेंड टाइप का पैसेज क्या है, डिस्कर्सिव। चलो डिस्कस करते हैं भाई। डिस्कर्सिव पैसेज का मतलब क्या है, उसे समझने के लिए वर्ड डिस्कर्सिव को समझो। वर्ड डिस्कर्सिव मीन्स प्रोसीडिंग बाय आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग रादर देन बाय इंट्यूशन। क्लियर। यानी कि कोई भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना हो या कोई भी पॉइंट पे जो है एक क्या बोले प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचना हो, राइट, तो उसे जो है डिस्कस करने के माध्यम से ही लोग जो है उस आर्ग्यूमेंट करके, यानी कि बातचीत करके, बहस करके, रीजंस देके, तर्क वितर्क करके इसी पे पॉइंट पे पहुंचेंगे, ना कि इंट्यूशन से कि भाई जो मुझे अंतरात्मा कहते हो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है तो ये होगा, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, डिस्कर्सिव पैसेज में किसी एक टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट या रीजनिंग चल रही होती है कि भाई ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं तो इसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, यानी किसी टॉपिक पे बोलते हैं वाद विवाद टाइप, डिबेट टाइप चल रहा होता है, वो होता है क्या, आपका डिस्कर्सिव पैसेज। कह सकते हो डिस्कशन चल रहा है, राइट। A discursive passage contains a text which is either argumentative, यानी जिसमें जो है बहस हो रही हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, इंटरप्रिटेटिव, यानी जिसे आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, परसुएसिव इन नेचर, यानी बेसिकली क्या बोल रहे हो कि भाई जो आपका डिस्कर्सिव पैसेज होता है इसमें आपका या तो पैसेज क्या बोल रहा होगा, किसी के बीच पे बहस चल रही होगी या फिर किसी पॉइंट के कंक्लूजन पे पहुंच रहे होगे, राइट। तो ऐसे पैसेजेस क्या होते हैं आपके डिस्कर्सिव पैसेज, यानी क्लियरली आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जैसे फैक्चुअल पैसेज पे दिया है, यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि भाई ये पॉइंट हुआ, ये इसको सपोर्ट करता है, ये पॉइंट हुआ इसकी वजह से ये फैक्ट है। क्लियर। तो ये क्या हो जाता है आपका डिस्कर्सिव पैसेज। The students are able to come to a conclusion through their reasoning power rather than intuition। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डिस्कशन हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स है ना वो पूरा पढ़कर फिर समझते हैं, अपनी रीजनिंग जो एबिलिटी है उनकी, सोचने की, समझने की एबिलिटी है, उस एप्टीट्यूड को यूज करते हुए क्या करते हैं,
स्टूडेंट्स उस पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा कौन सा पॉइंट जो हमें इंडिकेट किया गया, इस पॉइंट का मतलब क्या है और हम क्या समझ रहे हैं, भाई टॉपिक जो है वो उसका मेन मुद्दा क्या है। वो कैसे समझोगे, जब आप पैसेज पढ़ते हो और आपको जो है पूरा क्लियर होता है डेटा, तब आपको समझ आता है। डायरेक्टली नहीं दिया जाता, जैसे फैक्चुअल पैसेज में डायरेक्टली दे दिया, राइट, कि भाई नेचुरल कलर्स जो है वो बेटर होते हैं, नेचुरल कलर्स वाली डाइट खाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ 2-3 चीजें चलती रहेंगी, रैंडम टॉपिक्स चलते रहेंगे और आपको फाइनली कंक्लूजन पे अपने रीजनिंग एबिलिटी से पहुंचना पड़ता है। क्लियर। डिस्कर्सिव राइटिंग एक्सप्रेसेस ओपिनियंस, क्योंकि क्या होता है इसमें बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, किसकी क्या सोच है, क्या राय है, वो जो है बहुत रैंडम तरीके से आपको पैसेज में दी होती है और आपको सारे ओपिनियंस पढ़ के अपना एक ओपिनियन डेवलप करना पड़ता है। क्लियर। इट मे गिव रीजंस, एक्सप्लेनेशंस और एक्सप्लोर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होगा, यहाँ पे किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको रीजंस दिए जाएंगे कि भाई ये टॉपिक क्यों बोल रहे हैं पॉजिटिव है, इसका ये मतलब क्यों है, क्योंकि ये कारण है, ये रीजन है। कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए जाएंगे, उनको इन डिटेल समझाया जाएगा कि हाँ भाई ये रीजन है तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ये है। सिमिलरली एक्सप्लोर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि ये जो भैया कारण है और ये उसका इफेक्ट है, जो हम पढ़ भी चुके हैं पहले, राइट, रीजन बोल लो जिसे। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आपको देखने को कहाँ मिलती है, आपके डिस्कर्सिव पैसेज में। पैसेजेस ऑफ दिस काइंड आर एनालिटिकल। एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपको लिखना सीखना है, राइट। एनालिटिकल क्या होता है कि आप प्रॉपर एक एनालिसिस करते हो कि भाई चल क्या रहा है और उसके बेसिस पे आपका जो कंक्लूजन है, जो आप समझे हो, उसे आप लिखते हो। क्लियर। तो आपके डिस्कर्सिव पैसेज जो है वो डायरेक्टली नहीं होते कि भाई डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया किसी टॉपिक का, बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स चलते रहते हैं और फिर आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे अपनी रीजनिंग एबिलिटी को यूज करके पहुंचते हो। क्लियर। चलिए डिस्कर्सिव पैसेज है क्या वो समझ आ गया है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे एक डिस्कर्सिव पैसेज एक फैक्चुअल पैसेज से डिफरेंट है। एवरी इवेंट अ पर्सन सीज एंड एवरी नॉइज ही हियर्स आर इन एवरी इंस्टेंस पार्ट ऑफ अ लाइफ दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर हिम। क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई भी इवेंट जो है, किसी भी इवेंट को अगर इंसान देखता है, किसी भी आवाज को सुनता है, वो क्या होते हैं, उसकी लाइफ का एक पार्ट होते हैं, दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर हिम एज अ यूनिट, जिसे जो है उसी के लिए क्रिएट किया गया है। अभी तक कुछ समझ आ रहा है क्या, नहीं, चलो आगे देखते हैं। वेदर मेजर और इनसिग्निफिकेंट, भले ही कुछ बड़ा हो या फिर बिल्कुल क्या बोले इग्नोरेंट हो, इनसिग्निफिकेंट हो, नो इवेंट इन द यूनिवर्स हैपेंस बाय कोइंसिडेंस। अब समझे थोड़ा थोड़ा कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती, बोलते ना इत्तेफाक, वो नहीं होता। क्या होता है, हर चीज जो है प्लान्ड होती है कि कुछ हो रहा है तो उसका पर्टिकुलर कुछ रीजन है। देखो कॉज और इफेक्ट, रीजंस मिल रहे हैं आपको कि टॉपिक क्यों बोला जा रहा है। नो फ्लावर ब्लूम्स और फेड्स बाय चांस। कोई भी जो फूल है, जो फ्लावर है, वो ना तो खिलता है, ना ही मुरझाता है, ना ही ब्लूम करता है, ना ही फेड करता है, चांस यानी कि एकदम से। ये क्या होता है, प्रॉपर प्लान्ड प्रोसेस होता है कि हाँ भाई अब ब्लूम करेगा, अब फेड होगा, ठीक है। नो मैन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और डाइज आउट ऑफ प्योर कोइंसिडेंस। कोई भी इंसान जो है वो बर्थ लेता है या बॉर्न होता है या किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता, दैट इज प्रॉपरली प्लान्ड। ओके। नो मैन बिकम्स सिक बाय मिस्टेक एंड नीदर डज हिज सिकनेस डेवलप इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। कोई भी इंसान बीमार जो है वो क्या होता है, एकदम से नहीं होता या फिर बिना गलती के नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई गलती होती है जिस वजह से कोई इंसान जो है बीमार पड़ता है, और उसकी जो बीमारी होती है वो भी एक अनकंट्रोल्ड मैनर में डेवलप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। In each case, these occurrences are specially predestined by God. अब समझे, यानी कुछ भी होता है ना, हम बोलते हैं ना जो कुछ भी है ऊपर लिखा हुआ है, राइट, यानी ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड होती है, यानी चीजें जो है प्री प्लान्ड होती हैं, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा। फ्रॉम द वेरी मोमेंट दे वर क्रिएटेड, यानी द मोमेंट जब से हम पैदा हुए हैं तब से जो भी चीजें होंगी या हो रही हैं वो सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। समझ रहे हो, यानी एक चीज के बारे में नहीं डिस्कस हो रहा है, देखो कितनी रैंडम सारे आपको रीजंस दिए हैं, फाइनली आपको क्या बोला है कि भाई ये प्री डेस्टिन्ड है। फैक्चुअल होता तो क्या होता, एक टॉपिक पकड़ते उसको पूरा डिटेल में दे देते। तो ये क्या आपका डिस्कर्सिव पैसेज, यानी यहाँ आपको रीजनिंग से पहुंचना है कि क्या आपसे अग्री करते हो नहीं करते हो, या फिर सामने वाला बोलना क्या चाह रहे हो उसको समझना। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। डेस्टिनी इज समथिंग दैट यू हैव बीन क्रिएटिंग अनकॉन्शियसली। डेस्टिनी यानी आपकी जो किस्मत, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो है आप खुद बनाते जा रहे हो अनकॉन्शियसली, यानी आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, ये खुद ब खुद आपसे हो रहा है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट कॉन्शियसली, और आप अपनी मर्जी से भी अपनी किस्मत लिख सकते हो। यू कैन री राइट इट, ऑल दैट वी डू इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रोसेस इज जस्ट दैट। और आप अपनी जो भी डेस्टिनी है, जो भी किस्मत है, उसे वापस से रीराइट, यानी बोल रहे हैं ना जो ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है बाय गॉड, उसे आप वापस चेंज कर सकते हो। कैसे, पूजा पाठ करके, स्पिरिचुअलिटी करके, अच्छे काम करके, काइंड रह के। क्लियर।
इफ यू कैन टच द कोर विद इन यू, अगर आप अपनी अंतरात्मा को छू सकते हो, कोर यानी कि जो मेन पार्ट है आपकी बॉडी का, राइट, ऐसे कोर नहीं अंदर जाके टच करना है, कोर मीन्स आपकी जो अंतरात्मा जैसे आप कहते हो, उसे अगर आप टच कर लेते हो, इफ यू कैन एक्सपीरियंस दैट द सोर्स ऑफ क्रिएशन इज विद इन यू, अगर आप ये समझ जाओ कि हर चीज जो आप करते हो वो आपके अंदर में वो ताकत होती है कि आप उसे कर सकते हो, आप अपनी किस्मत लिख सकते हो, एंड देन शिफ्ट योर होल फोकस ऑन योर सेल्फ, और फिर आपका पूरा फोकस आप उसी चीज़ पे केंद्रित कर दो, आप जो है वहीं पे फोकस करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से लिख सकता हूँ, यू कैन री राइट योर ओन डेस्टिनी, इससे आप अपनी किस्मत को फिर से एक नई तरीके से लिख सकते हो। दिस इज ट्रू एज फार एज आई नो, और ये वहीं तक सच है जहां तक मैं जानता हूँ, यानी कौन आए, कौन है भाई, राइटर, यानी राइटर बोल रहा है, ये वहीं तक सच है जहां तक मुझे लगता है। Clear? All the time your focus is scattered because what you considered as myself is your house, your car, your wife, your children, your education, your position and your other आइडेंटिटीज, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहाँ होता है, ये जो आपकी बोलते हैं इमटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उनकी तरफ आपका जब ध्यान स्कैटर्ड होता है, इसी वजह से आप अपनी डेस्टिनी जो हो रीराइट नहीं कर पाते हो। ऐसा राइटर का कहना है कि जब आप जो हो ये बोलते हो कि भाई मैं मतलब मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी फैमिली, मेरे चिल्ड्रन, राइट, मेरी एजुकेशन, तो जब इन चीज़ों पे आपका जो फोकस है वो बटा हुआ होता है तो आप एक प्रॉपर फोकस अपनी खुद के कोर पे नहीं कर पाते हो। फिर आगे गिवन है, इफ आई स्ट्रिप यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग योर बॉडी एंड माइंड विच आर जस्ट अक्यूमुलेशंस यू विल फील लाइक अ नोबडी, यानी अगर जो है मैं आपका जो बॉडी और माइंड है उसी को छीन लूँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका कोई भी मतलब की नहीं रहेंगी, ऐसा राइटर का कहना है। क्लियर? वंस यू बिकम अ ट्रू इंडिविजुअल योर डेस्टिनी इज योर्स, जैसे ही आप एक ट्रू इंडिविजुअल, एक असली इंसान, यानी कि जो कि इमटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागता, जो अपनी जो है एक प्रॉपर जो एक अच्छा इंसान बनने पे फोकस करता है, तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी मोर। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, वर्ड इनडिविजिबल से आया है इंडिविजुअल, यानी कि जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी हेयर एंड देयर, यानी आप जो एक इंडिविजुअल हो वो हर जगह बटा हुआ नहीं हो सकता, हर जगह जो है स्कैटर्ड नहीं हो सकता, वो एक प्रॉपर जगह पे एक जगह होता है। क्लियर? It cannot be here and there. Why people in the spiritual process who are in a hurry for spiritual growth are not getting into marriage, children and relationships is because the moment you have a wife or a husband you fall into a trap. क्या बोल रहे हैं कि भाई जो लोग जो हैं स्पिरिचुअल चीज़ों में लगे हुए हैं, यानी जो गॉड को जो है एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हाँ आई वांट टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं या फिर वो जो है ये फैमिली मैटर्स में आ जाते हैं तो इनका क्या होता है, ध्यान जो है वो स्कैटर हो जाता है। मी गेट्स आइडेंटिफाइड विद दी अदर्स, कब ये बात आती है कि मैं, जब कोई और बैठा हो तभी तो बोलते हैं मैं, यानी आपके लिए अगर पूरी दुनिया में जो है सिर्फ ये चीज़ों की सब जो है एक बराबर इंडिविजुअल्स हैं तो फिर आप में ये मी वाली बात, ये मैं वाली बात नहीं आएगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ सन्यासी एंड ब्रह्मचर्य इज जस्ट शिफ्टिंग योर फोकस ऑन यू। व्हेन आई से यू, इट इज जस्ट यू, नॉट योर बॉडी और माइंड। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्रह्मचारी है या जो सन्यासी जो जीवन होता है, अगर वो आप जानना चाहते हो एग्जैक्टली है क्या, तो वो मतलब होता है आप। आपका मतलब ये नहीं कि बॉडी है आपकी, माइंड, बस आप। यानी कि इतना सारा हमने जो डिस्कशन किया इस पैराग्राफ में, इतने सारे आपको रीजंस मिल रहे हैं, डिस्कशंस चल रहा है, उससे फाइनली क्या समझ आया कि भाई यहाँ पे बात हो रही है ये सन्यासी और ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है। क्लियर? तो ऐसे पैसेजेस क्या होते हैं, आपके डिस्कर्सिव पैसेजेस होते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद समझ के आ रहा है हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जाइए, इन चीज़ों में केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए, यानी राइटर ये कहना चाह रहा है। तो ये किस पे बेस्ड है कि भाई व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय सन्यासी और ब्रह्मचारी जीवन, राइट? तो क्या हुआ, फैक्चुअल पैसेज होता तो क्या होता भाई, स्टार्टिंग के पैराग्राफ से ही समझ रहा था भाई इस बारे में बात हो रही है, राइट? बट डिस्कर्सिव में क्या है, बहुत सारी रैंडम चीज़ें आई और उस रैंडम चीज़ के बाद आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचे हो। अब इनके क्वेश्चंस के आप आंसर करोगे तो कैसे करोगे, पक्का आपको खुद की रीजनिंग एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी और फिर आपके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो ये होता है क्या, आपका एक डिस्कर्सिव पैसेज। क्लियर? तो फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज क्या है वो क्लियर हो चुके हैं हमें। चलिए आगे देखते हैं। If you are unable to be like that, you just choose one identity. अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप सिर्फ एक आइडेंटिटी चूज करते हो। When you say you, make it you and your guru. अगर आप बोल रहे हो कि आप किसी की बात कर रहे हो तो वो आप और आपके गुरु जी होने चाहिए। You attach yourself to the guru without any hesitation because you can get as entangled as you want with him,
बट ही इज नॉट गोइंग टू गेट एंटैंगल्ड। यानी कि कभी भी आप जो हो गुरु जो आपके होते हैं जिनसे भी आप अपनी शिक्षा लेते हो, आप उनसे जल्दी अट्रैक्ट या जुड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो हो अपनी जो भी चीज़ें हैं उसे बहुत जल्दी से इंटैंगल करते हो यानी सुलझाते हो। बट गुरुजी जो है वो खुद कभी भी इंटैंगल्ड नहीं होते हैं, वो आपको सुलझाने में आपकी मदद करते हैं। द मोमेंट यू आर राइप, जैसे ही तुम पक्के हो जाते हो, तुम्हें सब पता चल जाता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली मतलब क्या है लाइफ का, यू कैन ड्रॉप द अटैचमेंट, और उसी वक्त आप अपने गुरुजी से अपनी अटैचमेंट जो है वो छोड़ सकते हो। विथ अदर रिलेशनशिप्स इट इज नेवर सो, बट अगर आप अपनी जो लाइफ होती है, बाकी के रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिलीज होती, चिल्ड्रन हो गए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो गया, यानी कि जितने भी रिलेशनशिप है, ब्रदर सिस्टर हो गया, मदर डॉटर हो गया, वो सारे जो हैं इनमें आप अटैचमेंट अपनी नहीं छोड़ सकते हो। बट विद गुरु यू कैन drop your attachment. Guru means what here? You can say that God, right? With other relationships, okay, even if you want to get free, the others will not let you go. अगर आपको चाहिए भी कि हाँ मैं इन रिलेशनशिप से मुक्ति चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ, then too those relationships will not let you go. So just create a longing to grow, to dissolve, to know. इसीलिए हमेशा किसी भी चीज़ को सीखने की लालच रखनी चाहिए। प्रॉपर आपका ध्यान का होना चाहिए कि भाई मैं कितना नॉलेज गेन कर सकता हूँ। What has to happen will happen. जो होना है वो होके रहेगा। Once you become an individual, your destiny becomes yours. जैसे ही आप एक इंडिविजुअल मतलब जो इंडिविजिबल है वैसे बन जाते हो, तो आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। Once your destiny is happening in awareness, the next step will happen by itself. जैसे ही आपकी खुद की इच्छा से आपकी डेस्टिनी की एक स्टेप होगी, आप परफॉर्म करोगे, वैसे ही आपकी आगे की लाइफ की स्टेप्स खुद ब खुद होती जाएंगी। The next step will happen by itself because life within you has the intelligence to choose freedom. क्योंकि आपके अंदर जो लाइफ है उसको फ्रीडम चूज करने की इंटेलिजेंस होगी कि भाई मुझे किस तरीके से अपनी लाइफ में कौन सी स्टेप फॉलो करना है। क्लियर? तो अभी तक हम क्या समझे हैं भाई कि जो भी हमारा डिस्कर्सिव पैसेज था, पहले क्या लगा कि सन्यासी ब्रह्मचारी जीवन है, अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे आप एक इंडिविजुअल बनो, राइट? कैसे आप अपनी डेस्टिनी को प्री डिफाइन कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, या फिर आप एक गुरु, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों से क्या समझते हो। यानी एक डिस्कर्सिव पैसेज में क्या होता है, बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स होते हैं और आप जो है एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे अपनी रीजनिंग एबिलिटी से पहुंचते हो कि भाई एक्चुअली बात क्या हो रही है। क्लियर? तो इसमें कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको अपनी रीजनिंग एबिलिटी के थ्रू या फिर उस पैराग्राफ को समझते हुए आपको उसका प्रॉपर आंसर देना होगा। क्लियर? यानी फैक्चुअल पैसेज इज वे मोर बेटर देन व्हाट अ डिस्कर्सिव पैसेज। क्लियर? बट डिफिकल्ट नहीं होता, ये तो सिर्फ अभी अपन ने एक पैसेज पढ़ा, अगर इसके क्वेश्चंस करेंगे तो क्या होगा, समझ जाएगा भाई हमको किस पॉइंट से अपने पैसेज को देखना है। क्लियर? तो बेसिकली एक फैक्चुअल पैसेज और एक डिस्कर्सिव पैसेज में डिफरेंस क्या है भाई? अ फैक्चुअल पैसेज प्रोवाइड्स क्लियर इन्फॉर्मेशन। सबसे अच्छी चीज फैक्चुअल जो है क्लियर है भाई कि हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, राइट? ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, यानी हमें पता था भाई एक बैलेंस डाइट पे बात हो रही है, एक नेचुरल कलर्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे बात हो रही है, तो वही बात चल रही थी, राइट? वो क्या है हमारा फैक्चुअल पैसेज। द होल पैसेज गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है पूरे पैसेज में कि क्या समझ रहे हो पढ़कर, क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या डिकोड कर पा रहे हो, राइट? About the subject discussed by offering a step-by-step description of the same. यानी आपको एक स्टेप के द्वारा क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि भाई इसका मतलब ये है, फिर एक नेक्स्ट स्टेप होगी, हाँ फिर इसका यूज ये है, यूज क्यों है, क्या नुकसान है, सब एक स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है आपके फैक्चुअल पैसेज में। बट उसी जगह अगर आप बात करते हो आपके डिस्कर्सिव पैसेज की, डिस्कर्सिव पैसेज टॉक्स अबाउट वेरियस टॉपिक्स एट रैंडम। यानी जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, जो स्टेप बाय स्टेप बात हम फैक्चुअल पैसेज में कर रहे हैं वो आपके डिस्कर्सिव पैसेज में नहीं होती है। होता क्या है कि भाई कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ जाता है, कभी भी कोई स्टेप आ जाती है, हम कभी भी किसी की भी बात करने लगते हैं, तो ये जो रैंडमनेस है ना, ये आपको आपके डिस्कर्सिव पैसेज में देखने को मिलती है। बट फैक्चुअल पैसेज में आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर मैनर में चीजें दी जाती है। क्लियर? The topics sometimes have no connection with one another। और कभी कभी क्या होता है भाई जो टॉपिक है ना वो एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करते। यानी जैसे हम कभी बात कर रहे थे प्री डेस्टिनी की, फिर हम बात करें इंडिविजुअल बनने की, फिर हम बात करें गुरु की, फिर हम बात करें किसकी, सन्यासी या ब्रह्मचारी जीवन की, तो ये सब चीजें क्या थी, एक दूसरे रैंडम थी, राइट? तो इस तरीके के पैसेज को आप क्या कहते हो, डिस्कर्सिव। यानी क्लियर है भाई एक फैक्चुअल पैसेज क्या है, डिस्कर्सिव पैसेज क्या है। यानी जब पता होगा ना कि क्या होता है फैक्चुअल डिस्कर्सिव, तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई मुझे रेडी रहना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले। क्लियर? चलिए बेसिकली हमें समझ आ गया है। अब फाइनली हमको देखनी है क्या, व्हाट आर द टिप्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। यानी कि आपका कोई फैक्चुअल पैसेज हो, आपका कोई डिस्कर्सिव पैसेज हो, उसे सॉल्व करने की मेन टिप्स और ट्रिक्स क्या है। क्यों पढ़ा इतना भाई कि क्या होता है आपका फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज?
क्योंकि टिप्स डायरेक्टली कैसे पढ़ोगे जब तक पता ही नहीं चलेगा किसके लिए पढ़ रहे हो, राइट। तो समझ आ गया भाई हमको किस तरीके के पैसेज आने वाले हैं। अब ट्रिक्स देखते हैं, सॉरी। पहली ट्रिक या टिप है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर्स। अब आपको लगेगा मैम इसके ऊपर की एक स्टेप मिसिंग है कि पैसेज पढ़ लो। अगर मैं बताऊं तो मेरे स्कूल टाइम पे मेरे टीचर्स या फिर मैंने जो फंडा फॉलो किया है अपना लाइफ टाइम, उसमें मैंने यही किया है कि मैं सबसे पहले पैसेज देखती हूँ, सीधे उसके क्वेश्चंस पे आती हूँ कि मुझे क्वेश्चंस क्या पूछे गए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन जो भी दिया है वो क्वेश्चन में देख लेती हूँ, अगर एमसीक्यू है तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शंस दिख जाएंगे, या फिर उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड मैं पैसेज में आंसर ढूंढती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन में ये वर्ड आ रहा है, ये वर्ड मुझे कहाँ पैसेज में दिख रहा है, स्टार्टिंग से, एंड से मत देखना, स्टार्टिंग से। और फिर जैसे ही मुझे वो वर्ड दिखता है फिर मैं उस पैराग्राफ को पढ़कर उस आंसर को लिख देती हूँ, और ये काम करता है, क्लियरली काम करता है, क्योंकि मैंने खुद किया है ये, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चंस देखने हैं पैसेज के। जैसे ही क्वेश्चन देख लोगे ना, उस क्वेश्चन के ऊपर फिर आपको अपने पैसेज में वो आंसर ढूंढना है। ये फैक्चुअल पैसेज में तो काम करेगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें दी होती है। डिस्कर्सिव पैसेज में क्या होगा, भाई जो भी टॉपिक दिया है ना आपका क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, या फिर टाइम हो तो डिस्कर्सिव पैसेज एक बार पढ़ ही लो कि भाई क्या मिल रहा है, मतलब, ठीक है। यानी ये ट्रिक 100% फैक्चुअल पैसेज में काम करने वाली है कि आप अपने क्वेश्चंस देख लो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर आपका आंसर आप अपने पैराग्राफ में देखो, ढूंढो, और उसको पढ़ के उसे अच्छे से प्रॉपरली डिजाइन करके आंसर को प्रेजेंट करो। क्लियर? एमसीक्यू होगा तो बहुत ईजी होगा, ऑप्शंस दिख जाएंगे आपके पैसेज में। क्लियर? द आंसर्स आर जनरली इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ज्यादातर क्या होता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछा होता है 1 तो उसका आंसर पहले, 2 का नीचे, ऐसे ज्यादातर होता है। हमेशा नहीं बोलूंगी, बट ज्यादातर क्या होता है, आपका क्वेश्चन जो है जिस तरीके से मैनर में दिया है उसी मैनर में आपका पैराग्राफ में आंसर्स भी दिए होते हैं। ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ना 2 चीजें समझोगे आप। पहली चीज तो आपको लगेगी हाँ भाई मुझे अपने हिसाब से लिखना है, तो आप पूरी राम कहानी नहीं लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, कि अगर पूछा है कि कौन से कलर के डाइट में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, जैसे हमारा फैक्चुअल पैसेज था, तो डायरेक्टली लिखो कि बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन येलो ग्रुप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डायरेक्टली लिखो ऐसा, ये मत लिख दो डायरेक्टली कि हाँ भाई ये होते हैं येलो और आपके जो ऑरेंज ग्रुप वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनका मतलब ये होता है, फिर इसमें बीटा कैरोटीन होता है। इतना घुमाना नहीं है। यहाँ पे अपने ओन वर्ड्स में लिखने का मतलब है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर जो है वो बिकॉज से जो है बिगिन होगा, तो आगे का जो आपका स्ट्रक्चर है वो एज इट इज कॉपी हो रहा है तो कर लो। कभी कभी क्या करते हो, स्टार्टिंग की लाइन ही नहीं लिखते हो, सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल भी जम्बल्ड अप हो जाता है, एक प्रॉपर मैनर में नहीं लिखा होता। क्लियर? यानी ओन वर्ड्स का मतलब क्या है कि प्रॉपरली डिफाइन करो अपने आंसर को कि हाँ भाई मेरी पहली लाइन ये आनी चाहिए, फिर मेरा आंसर ये आना चाहिए। क्लियर? बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डिटेल में चले जाओ, टाइम वेस्ट कर दो, जो चीज़ नहीं पूछी है वो भी लिख दो। ऐसा कभी मत करना, एग्जामिनर खुश नहीं होगा, इरिटेट हो जाएगा कि भाई जो पूछा है वो तो डायरेक्टली बता ही नहीं रहा सामने वाला, उसकी जगह बहुत सारी चीज़ें उनको मेंशन कर दिए। क्लियर? तो पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखो, बट एक प्रॉपर मैनर में लिखो। क्लियर? टू फाइंड आंसर टू द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जो वोकैब से क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेम मीनिंग वर्ड, वन वर्ड, तो इनके लिए क्या करना है, रिप्लेस द वर्ड विद द मीनिंग। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसमें एक वर्ड दिया है कि भाई इसका मीनिंग क्या है, अब आप उस वर्ड को उस सेंटेंस में पढ़ो कि हाँ भाई ये वर्ड लिखा है, इस वर्ड से मुझे मीनिंग क्या समझ आ रहा है, ये सेंटेंस में ये वर्ड काम क्या कर रहा है, तो हो सकता है आपको उसका मीनिंग मिल जाए। नहीं मिलता है तो भाई क्या है, भाई लैक ऑफ प्रैक्टिस है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसी वजह से आपको नहीं आया। तो वो कैप में अगर मेहनत करनी है तो क्या करनी है कि भाई प्रॉपरली टाइम दो कि कौन सा वर्ड गिवन है, उस वर्ड को रिप्लेस कर दो मीनिंग से, या फिर उस मीनिंग को उस वर्ड से रिप्लेस करके फिर लिखने की कोशिश करो। क्लियर? इफ यू फाइंड दैट इट इज द सेम इन द मीनिंग, द आंसर इज करेक्ट। ये सबसे अच्छा पॉइंट कब काम आने वाला है, एमसीक्यू में। हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया है, ठीक है, और आपको बोला है इसका सिनोनिम बताओ। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, राइट, विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची। अब आपको यहाँ पे कुछ भी गिवन है, 4 ऑप्शंस, तो क्या करो, ये जो ऑप्शन था वो आपके पैराग्राफ में जहाँ गिवन है वहां पे इनको रख के देखो, ये जो आपके चारों ऑप्शन है ना, इन्हें रख के देखो, जो भी ऑप्शन काम कर रहा होगा वो क्या होगा, आपका पर्टिकुलर आंसर होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। To find the correct option in multiple choice questions, go through all the options.
रीरीड द पैसेज एंड देन टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब एमसीक्यू में एक चीज जो बहुत खतरनाक होती है, जहां फंसते हो, जो ट्रैप होता है, वो क्या होता है, ऑप्शंस ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब हम करेंगे ना क्वेश्चंस, आपका जो फॉर एग्जांपल आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है अभी 2020-21 का, उसमें आपको जो पैसेज दिया है ना, उसमें ऐसे ही है एक क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन जैसे ही पढ़ोगे ना, एक आपको लगेगा यही आंसर है, बट वो रॉन्ग आंसर है। हम जब डिस्कस करेंगे ना तब समझ आएगा ये पॉइंट कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। एक सिंगल वर्ड भी मिसिंग होगा ना, या फिर इधर उधर होगा, उससे मीनिंग चेंज हो सकता है। क्लियर? तो ऑप्शंस को पढ़ो, फिर इन ऑप्शन से रिलेटेड जो पैसेज का पैराग्राफ है उसको वापस पढ़ो, और फिर फाइनली कंक्लूजन पे आओ, हाँ भाई मेरा ये आंसर है। क्लियर? बिफोर राइटिंग द आंसर चेक द क्वेश्चंस अगेन टू बी श्योर यू हैव रियली अंडरस्टूड देम। अगर आप एक प्रॉपर आंसर पे पहुंच जाते हो कि हाँ भाई मेरा ये आंसर है, तो फिर अपना क्वेश्चन फिर से पढ़ लो कि यार सच में यही क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं प्रॉपर समझ पाया हूँ। अगर सही है तो फिर लिख दो। क्लियर? यानी सेकंड थॉट जरूर दिया करो अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली क्लियर नहीं है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, बट होते हैं ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आप प्रॉपरली अपना ध्यान देके फिर उस आंसर को लिखो। यू मस्ट राइट कंप्लीट सेंटेंसेज एज आंसर्स। कभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा था कि येलो ग्रुप और ऑरेंज ग्रुप में क्या पाया जाता है, तो आप डायरेक्टली बीटा कैरोटीन मत लिख दो, आंसर लिखो कि वी फाइंड बीटा कैरोटीन इन येलो एंड ऑरेंज ग्रुप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी प्रॉपर सेंटेंस में आंसर लिखो, एक वर्ड लिखकर मत दे दो अपना आंसर। क्लियर? आंसर्स मस्ट बी रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट। आंसर जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। यानी घुमा फिरा के पूरी कहानी नहीं लिखनी, पूरा का पूरा पैसेज आंसर में नहीं लिख देना है। आपको जो पूछा गया है बस उस पॉइंट को उसी वक्त लिखो, आगे पीछे की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। इफ द क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क गिव 1 पॉइंट। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 पॉइंट दे दो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स दो। सिमिलरली अनलेस स्पेसिफाइड डिफरेंटली इन द पेपर, अगर आपको स्पेसिफाइड है कि 30-40 वर्ड्स में आंसर चाहिए, 40-50 वर्ड्स में आंसर चाहिए, तो अलग बात है। बट अगर आपको दिया है 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें पूरे 5 नंबर का मत लिख दो पैराग्राफ। 1 नंबर में जो क्वेश्चन होगा उसमें समझो कि हाँ भाई ये पूछा है, टू द पॉइंट उसको एक सेंटेंस में आंसर लिख दो। क्लियर? तो ये है क्या आपकी जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है जब आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व करोगे। क्लियर? बेसिकली क्वेश्चन पढ़ो, उससे रिलेटेड आंसर देखो पैराग्राफ में, और फिर उसको 2 बार पढ़ो और समझो हाँ भाई यही क्वेश्चन है, यही आंसर है, टिक दैट आंसर और राइट द आंसर। क्लियर? और वोकैब के लिए क्या करना है भाई, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, तो ही वोकैबुलरी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर? चलिए बेसिकली इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं, अब क्या करना है, अब हमें पैसेजेस सॉल्व करने हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद अ पर्टिकुलर पैसेज, सो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप उन पैसेज को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेरी सून, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।